हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अभी तक हमने 2 वीडियो बनाया है दूसरे नंबर टेस्ट के लिए, जिनमें से हम लोगों ने 70 प्रश्न कर लिए हैं। बाकी के जो बचे 30 प्रश्न हैं इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने पीछे के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस प्ले लिस्ट में जा करके आप पीछे के 2 वीडियो भी देख लीजिए पहले के सवालों में। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 71 नंबर प्रश्न से। तो दोस्तों, 71 नंबर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों सही है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 क्या है, अस्थायी सदस्य हैं जो परमानेंट है, और 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, अतः पहला जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि अस्थायी सदस्यों को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा चयनित किया जाता है। तो यहाँ दोस्तों दिक्कत है, 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नहीं, 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो है वह चयनित किया जाता है महासभा के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है। देखते हैं इसमें और स्टेटमेंट में है क्या, तो और नहीं है, तो केवल 2 उत्तर हो जाएगा, बी आंसर इसका। ठीक है दोस्तों, 5 जो अस्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र में, वो है चीन, फ्रांस, रूसी संघ, मतलब उस समय जो था वो रशियन फेडरेशन था, अभी रूस है, और संयुक्त राज्य ब्रिटेन यानी कि यूके, यूनाइटेड नेशन किंगडम में है ये, यूके में, और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए था। वर्तमान जो 10 अस्थायी सदस्य है उसमें से हम लोग अल्बानिया 2023 में बना था, ब्राज़ील 2023 में बना था, इक्वाडोर 24 में बना है, गैबोन 23 में बना है, घाना जो है 23 में बना है, जापान 24 में बना है, माल्टा भी 24 में बना, मोजाम्बिक 24 में, और स्विट्जरलैंड भी 24 में बना है सदस्य। संयुक्त अरब अमीरात जो है वह 2023 में बना है। तो दोस्तों, भारत की जो सदस्यता थी 2023 में, शायद में भी चेक कर लीजिएगा आप, वो ख़त्म हो गई थी और अस्थायी सदस्यता। ठीक है दोस्तों, उसको आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको कहा जाता है, कि स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राज्य चार्टर द्वारा जो है की गई थी। 1946 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। तो ये दोस्तों सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब, तो 1945 में हो गई थी, और किसके द्वारा, तो संयुक्त राज्य चार्टर के द्वारा की गई थी। इसने अप्रैल 1946 में कार्य करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो पहला स्टेटमेंट जो क्या हो जाएगा, सही है। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे में महासभा एवं सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत से 9 वर्षों के लिए निर्वाचित किए गए 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो जरा हम लोग देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या क्या व्यवस्था है। तो कह रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख क्या है, न्यायिक अंग है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेग नीदरलैंड में है। जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग का नाम है पीस पैलेस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, जिनके विपरीत जो है एकमात्र ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। यानी कि 6 अंगों में से एक ही अंग ऐसा है, ये आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर यूएसए में नहीं है, यानी कि न्यूयॉर्क में नहीं है। बाकी सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही स्थित है। यह राज्यों के बीच क्या करता है, आईसीजे का काम क्या है, तो राज्यों से संबंधित जितने भी विवाद है उसका समाधान करता है। और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र का जो अंग है एवं विशेष एजेंसी उनको जो दिया गया है कार्य करने के लिए, उनके विधिक प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के अनुसार परामर्श देता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संविधान के अनुसार परामर्श देता है। इसमें कितने पक्षकार देश शामिल है, तो 193 पक्षकार देश शामिल है। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, तो जॉन ई डोनोग्यू जो है इनका वर्तमान अध्यक्ष है आईसीजे का। इसमें कितने न्यायाधीश हैं, तो 15 न्यायाधीश से बना है ये, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा 9 वर्ष की पदावधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये कितने वर्ष के लिए, तो 9 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा 15 न्यायाधीशों को। ठीक है, ये अंग और एक साथ परंतु अलग अलग मतदान करते हैं। ये जो सुरक्षा परिषद है और महासभा है, ये दोनों एक साथ मतदान करेंगे, लेकिन अलग अलग मतदान करेंगे। यानी कि सुरक्षा परिषद का अलग मतदान होता है, और महासभा का, संयुक्त राष्ट्र महासभा का क्या होता है, अलग मतदान होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि 9 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं और 15 न्यायाधीश होते हैं। तो ये सही हो जाएगा। महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत से, एक आदमी भी इसमें क्या करेगा, ना बोल देगा या किसी को नहीं वोट करेगा, तो वो जस्टिस नहीं बन सकते।
तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और स्पेनिश है। तो तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। तो ये तो हो गया। अगर अंतर्राष्ट्रीय को उसके प्रशासनिक अंग रजिस्ट्री द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसकी आधिकारिक भाषाएं क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। तो आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है, न कि अंग्रेजी और स्पेनिश। तो स्पेनिश इनकी आधिकारिक भाषा नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा A। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये दोस्तों सही है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, यह आंदोलन जो है इंदिरा गांधी के शासन के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्वाचक विधि का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया था इंदिरा गांधी को, और उसमें जो है उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। तो उस समय जयप्रकाश नारायण जो है वर्ष 1974 में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक परिवर्तन के एक कार्यक्रम का समर्थन किया, जिसे उन्होंने नाम दिया कौन सा? संपूर्ण क्रांति नाम दिया। संपूर्ण क्रांति में कितने 7 घटक शामिल है, अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक या बौद्धिक और शैक्षिक एवं आध्यात्मिक, इन सबों के मामले में जो है उन्होंने आंदोलन किया था। इसका उद्देश्य क्या था? मौजूदा समाज में परिवर्तन लाना जो सर्वोदय के आदर्शों के अनुरूप हो। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या हो जाएगा? सही सुमेलित हो जाएगा। इसके बाद का नक्सलवादी आंदोलन कह रहा है कि चारू मजुमदार ने शुरू किया था। तो ये भी दोस्तों सही है। नक्सलवादी आंदोलन 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी थाना क्षेत्र में जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में किसान विद्रोह हुआ। वर्ष 1969 में CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से अलग हो गया वो, और चारू मजुमदार जो है के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाया जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिन ML, CPIML। ठीक है, और इसने इस क्रांति का नेतृत्व किया। इसके लिए वह क्या किया? दीर्घकालिक गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाया, मतलब छिपकर वार करना, इस युद्ध नीति को अपनाया। नक्सलवादी आंदोलन चला और अपनाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो नक्सलवादी आंदोलन को इसने चारू मजुमदार ने शुरू किया। तो ये भी सही है। गरीबी हटाओ कह रहा है कि EV रामास्वामी नायकर ने शुरू किया था। तो गरीबी हटाओ जो है वह इंदिरा गांधी का दिया हुआ नारा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उनके चुनाव अभियान का नारा था, तो ये गलत हो जाएगा। 1971 में कांग्रेस जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत है। ठीक है, द्रविड़ आंदोलन इंदिरा गांधी द्वारा करे चलाया गया। तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। द्रविड़ आंदोलन जो है दक्षिण में क्या है? रामास्वामी EV रामास्वामी पेरियार। ठीक है, यहाँ नायकर लिखा, EV रामास्वामी पेरियार के नेतृत्व में द्रविड़ मुन्नेर कलकम DMK द्वारा गठन हुआ। ठीक है, और इस संगठन ने ब्राह्मण प्रभुत्व सख्त विरोध किया, जो भी ब्राह्मण मतलब उच्च जाति का प्रभुत्व था समाज में, उसका विरोध किया तथा उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व के खिलाफ क्षत्रिय गौरव की पुष्टि की। ठीक है, मतलब क्षत्रिय गौरव पे क्षत्रिय आंदोलन था ये द्रविड़ आंदोलन। तो ये क्या हो जाएगा? चौथा भी हमारा गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 युग्म यहाँ क्या है? सही सुमेलित हैं। तो सही सुमेलित चुनना है तो 2 युग्म क्या हो जाएगा? आंसर B। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला कह रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है गुजरात का गठन का वर्ष कह रहा है कि 1960 था। तो 1960 में क्या हुआ था? बम्बई महाराष्ट्र को और गुजरात को अलग कर दिया गया था। तो पहला सही हो जाएगा। 1960 में जो है बम्बई को गुजरात से, यानी कि गुजरात से महाराष्ट्र को, पहले सौराष्ट्र था पूरा का पूरा, तो उनको अलग कर दिया गया, गुजरात अलग और महाराष्ट्र अलग। हरियाणा 1966 में कह रहा है गठन हुआ हरियाणा का। तो देखते हैं हरियाणा का कब गठन था। 1963 में नागालैंड असम से अलग हुआ। ठीक है, 1966 में जब पंजाब राज्य से अलग होकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बना, 2 राज्य अलग हुआ पंजाब राज्य से, हरियाणा और हिमाचल 1966 में। तो ये दूसरा भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 63 में जो है नागालैंड किससे अलग हुआ था? असम से अलग हुआ था। 1972 में जो है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन हुआ था 1972 में। ठीक है, 1975 में जो है सिक्किम भारतीय संघ का हिस्सा बना था। सिक्किम पहले केंद्र शासित प्रदेश बना पहले, उसके बाद क्या किया गया? उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब? तो बाद में। तो 1975 में जो है सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, राज्य का दर्जा 1975 में नहीं दिया गया था। 1987 में जो गोवा और अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया था। पहले ये क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, गोवा और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। तो ये गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का दोस्तों तो 2001 में गठन हुआ है, जो मध्य प्रदेश से निकला है। तो यहाँ ये तीसरा कथन क्या हो जाएगा हमारा? सही सुमेलित नहीं होगा। 2001 नहीं, 2000। ठीक है,
और गोवा कह रहा है 2000, तो गोवा गलत हो जाएगा। गोवा जो है 1987 में जो है इसका पुनराज्य बना था, और अरुणाचल प्रदेश में 1987 में ही बने थे। तो गोवा और अरुणाचल प्रदेश एक साथ बने थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है 2000 में गठन हुआ था, तो इसका ये गलत हो जाएगा, ये इस तरीके से सुमेलित है। तो 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर, झारखंड बिहार से अलग होकर और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर गठन किया गया। तो तीसरा सही सुमेलित नहीं है। तेलंगाना भी 2000 में जब 2014 में जब अंत वर्ष 2014 में बनाया गया, तो यह भारत का कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था तेलंगाना, ठीक है। तो 2 युग्म इसमें सही सुमेलित है, तो उत्तर ऑप्शन हो जाएगा इसका बी उत्तर। आते हैं 75 नंबर प्रश्न पे। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना कह रहा है कि स्थिरता के साथ विकास हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो दोस्तों ये हमारा उत्तर जो है पहला जो है सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई थी? तो 1956 से 1961 तक चलाई गई थी। इसमें नेहरू जो है महालनोबिस मॉडल अपनाया था, ठीक है। नेहरू महालनोबिस मॉडल अपनाया गया था इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इनकी बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, और तीव्र औद्योगिकरण का ये द्योतक है ना। इसमें तीव्र औद्योगिकरण किया गया था। तो वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति बनाई गई थी, जिसमें आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के समाजवादी प्रारूप की स्थापना को स्वीकार किया गया था। तो पहला जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है स्थिरता के साथ विकास नहीं हुआ था, तीव्र गति के साथ विकास हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना में कह रहा है कि नेहरू महालनोबिस मॉडल अपनाया गया था, तो ये भी दोस्तों गलत है। वो पहले ही यहीं हम लोग बात कर लेते कि नेहरू महालनोबिस मॉडल जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही अपना लिया गया था। तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही अपना लिया गया था नेहरू महालनोबिस मॉडल, तो यहाँ ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में कह रहा है कि गरीबी दूर करना एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, तो इस पर बात की गई थी। तो ये दोस्तों ठीक है, जो छठी पंचवर्षीय योजना है वो 1980 से 85 के बीच में चलाया गया था, और विस्तारित अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ थी इसकी, उसको निर्मित करना था, और क्या करना था? तो गरीबी की समस्या को खत्म करना था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य था गरीबी हटाओ, ठीक है। तो तो ये क्या हो जाएगा? गरीबी को दूर करना एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, तो ये सही है, छठी पंचवर्षीय योजना में था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कह रहा है कि कृषि और संबंध क्षेत्र की उच्च वृद्धि होगी। तो कृषि और संबंध क्षेत्र की उच्च वृद्धि कह रहा है कि इसमें की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई? तो 1992 से 1997 तक चलाई गई थी, और इसमें तीव्र विकास किया गया था। कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का विनिर्माण क्षेत्र की उच्च वृद्धि, निर्यात तथा आयात में वृद्धि, व्यापार एवं चालू खाता घाटा जो है उसमें जो है सुधार का मुख्य उद्देश्य था। तो ये दोस्तों क्या है? सही है हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये वही समय था जब हमारा आर्थिक उदारीकरण आया था, LPG आया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का शुरुआत हुआ था उसमें। तो LPG है ये, तो 1992 में शुरुआत हुआ था लिबरलाइजेशन, तो इसीलिए क्या हुआ था? इसमें उच्च गति से वृद्धि देखने को मिला था, उच्च वृद्धि मिला था, ठीक है। तो 2 युग्म क्या है इसमें? सही है 75 नंबर में, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। 76 में कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम आम चुनाव में CPI ने 16 सीटें जीतकर सबसे बड़ी विपक्षी दल के रूप में अपनी पहचान बनाई। तो दोस्तों 76 नंबर में पहला स्टेटमेंट यदि देखें, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि प्रथम आम चुनाव में CPI ने कितनी सीटें? तो 16 सीटें जीतकर सबसे बड़ी विपक्षी दल के रूप में अपनी पहचान बनाई। तो जरा देखते हैं हम लोग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में हुई थी। ताशकंद दोस्तों अभी के अफगानिस्तान नहीं, उज्बेकिस्तान में पड़ता है, जो वर्तमान उज्बेकिस्तान है, वहाँ उसकी राजधानी है ताशकंद। तो उसमें वहाँ हुई थी, और प्रथम जो है आम चुनाव में CPI ने 16 सीटें जीती थी और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी थी। अतः कथन क्या है? एक सही है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। CPI के प्रमुख नेताओं में AK गोपालन है ना, AK गोपालन, SA डांगे और PC जोशी तथा P सुंदरैया शामिल थे। तो कह रहा है कि ये दल जो है, यदि देखें तो इस दल को अधिकतर समर्थन कहाँ मिला था? तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला था, क्योंकि यहाँ मजदूर ज़्यादा है, ठीक है। CPI के प्रमुख नेताओं में कौन था? तो AK गोपालन, SA डांगे, PC जोशी, P सुंदरैया। ये तो दूसरा कथन भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनके द्वारा क्या था? महिलाओं के लिए सामाजिक समानता, सभी वयस्कों के लिए निर्वाचनाधिकार, मतलब मत देने का अधिकार,
निजी स्वामित्व वाले उद्यमों का राष्ट्रीयकरण किया गया, भूमि सुधार किया गया, निचली जातियों के लिए सामाजिक न्याय लाया गया और प्रदर्शनों एवं हड़तालों के माध्यम से विरोध करने के अधिकार की मांग की गई। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका सी, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। ठीक है, 77 में आते हैं। तो इसमें कह रहा है कि विश्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। तो दोस्तों ये क्या है, सही है। विश्व बैंक की जो स्थापना है वर्ष 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थापित किया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD विश्व के सबसे गरीब देशों की मदद करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन मध्यम आय तथा ऋण योग्य गरीब देशों की, है ना, इसमें मध्यम आय तथा ऋण योग्य गरीब देशों की सहायता करता है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग देखें तो हम कहते हैं कि देखते हैं कि IBRD और IDA क्या है। तो ये जो हमारा विश्व बैंक है वह इन्हीं दो संस्थाओं से मिलकर बना है। विश्व बैंक जो है हमारा IBRD और IDA से ही मिलकर के क्या है, बना है, जो विकासशील देशों की सरकारों को वित्त पोषित और नीति समर्थित तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, IDA जो है विश्व के सबसे गरीब देशों पर ध्यान केंद्रित करता है। IDA सबसे गरीब देश, जबकि IBRD जो है मध्यम आय तथा ऋण योग्य गरीब देशों की सहायता करता है। वे गरीबी को कम करने एवं विकास साझा करने की दिशा में काम करने हेतु विश्व बैंक समूह के साथ संस्थानों व विकासशील देशों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर क्या करना है, कार्य करना है। विश्व बैंक समूह जो है वो विकासशील देशों के लिए वित्त पोषण तथा ज्ञान के लिए दुनिया के सबसे बड़े स्रोत में से एक है। इसके 5 संस्थान हैं। 5 संस्थान गरीबी कम करने, साझा विकास की दिशा में काम करने तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, 78 नंबर पे आते हैं। तो उसमें 78 नंबर में कह रहा है कि पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCD 1992, जो जिसको हम लोग पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं और या अर्थ समिट कहते हैं, के रूप में जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। ये दोस्तों गलत है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये आयोजित नहीं किया गया था, ये रियो में आयोजित किया गया था पृथ्वी सम्मेलन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जरा हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। बाकी इस भी सही है, 1992 में जो है आयोजित किया गया था और इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता था। ठीक है, 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में पहले मानव पर्यावरण सम्मेलन 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है आयोजित की गई थी। 179 देशों के राजनीतिक नेताओं, राजनयिकों, वैज्ञानिकों, मीडिया और सरकारी संगठनों यानी कि NGOs, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें क्या किया था, भाग लिया था। और जो है सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के उद्देश्य द्वारा पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव और उस पर चर्चा की गई थी। ठीक है, तो रियो घोषणा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय, जैविक विविधता अभिसमय तथा वन प्रबंधन के सिद्धांतों पर घोषणा की गणना पृथ्वी शिखर सम्मेलन की उपलब्धियों में की जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है दोस्तों। इसमें जो उपलब्धि को घोषणा की गई थी उसमें 27 सार्वभौमिक जलवायु सिद्धांत था, इसलिए तो इसको पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, जिसमें जैव विविधता अभिसमय हुआ था, वन प्रबंधन सिद्धांतों पर घोषणा शामिल है। तो ये क्या था, सही है। कह रहा है इस सम्मेलन में जो है प्रमुख परिणामों में से एक एजेंडा 21 था। ठीक है, एजेंडा 21 का मतलब होता है 21वीं सदी का एजेंडा, जिसका उद्देश्य 21वीं सदी के समग्र सतत विकास प्राप्त करने हेतु भविष्य में निवेश करने के लिए नई सामरिक नीतियों, ठीक है, को शामिल करना था। तो नई शामिल नीतियों को कह रहा है कि इसमें शामिल करना था 21वीं सदी के लिए। तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। दूसरा भी सही है, पहला गलत है। तो 2 कथन हमारा सही है, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा बी। 79 की बात करें तो 79 में कह रहा है परमा आदेश, ठीक है, जो उच्च कोर्ट की क्या होती है, संवैधानिक अधिकार है, ये के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है कि विचार कीजिए। तो कह रहा है यह न्यायालय द्वारा एक सार्वजनिक पद पर कार्य करने वाले को जारी किया गया एक आदेश है, जिसमें उसे उन आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है जिसे वह निभाने में विफल रहा है। तो परम आदेश दोस्तों इस केस में दिया जाता है कि जैसे कोई अधिकारी अपना काम या अपना शक्ति जो है इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ठीक है, तो या वह करने में जो है विफल हो गया है, तो ये आदेश कोर्ट के द्वारा दी जाती है कि भाई आपको यह काम करना ही करना है, अब कोर्ट का आदेश है। ठीक है, तो जरा देखते हैं हम लोग, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये कि कोई भी कार्यकारी यदि कार्य नहीं करता है तो कोर्ट जो है उसको किस किस तरीके का अधिकार उसको
कर सकती है अपने अधिकार से, उसको आदेश दे सकती है, तो उसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा मानते थे। ठीक है, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, यानी कि न्यायालय को उनकी सारी शक्ति दी गई थी कि न्यायालय अब काम करवाए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अधिकार एक नागरिक को उसके अधिकार के उल्लंघन के मामले में किसी भी मूल अधिकार को पुनः स्थापित करने के लिए उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। ठीक है, तो नागरिक को यदि लगता है कि हमारे अधिकार का यहाँ पे हनन किया जा रहा है तो वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं। यहाँ तक कि डायरेक्ट चिट्ठी लिख करके भी जो है वो अपने अधिकार को मांग कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं एवं सरकार को निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय विभिन्न आदेश जारी कर सकता है जिन्हें रिट कहा जाता है। तो ये परम आदेश उन्हीं रिटों में से एक तरह का परम आदेश है, एक रिट है। अब हम जरा मतलब समझते हैं परम आदेश का। न्यायालय द्वारा यह रिट तब जारी करते हैं जब कोई एक विशेष पदाधिकारी अपने कर्तव्य का उचित निर्वहन नहीं कर रहा है ना, अपने कर्तव्य का जो निर्वहन नहीं कर रहा है तथा किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है उसके द्वारा, तो वह क्या करता है, अधिकारी को परम आदेश दे सकता है कि भाई आपको ये काम करना है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या आपका कोई भी अधिकारी आपका कार्य करने से यदि मना कर रहा है और वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है तो उसको कोर्ट द्वारा आप अदालत जा सकते हैं और हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको परम आदेश जारी कर सकता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये कार्य आता है, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं और आपको ये काम करना ही करना होगा। तो ये परम आदेश हो गया। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा हम करें किसी भी सार्वजनिक निकाय, निगम, अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा सरकार के विरुद्ध समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सही है। सरकार का कोई भी तंत्र हो, जैसे सार्वजनिक न्याय हो या कोई भी निगम हो या कंपनी हो, अवर न्यायालय हो, ठीक है, या न्यायाधिकरण अथवा सरकार के विरुद्ध समान उद्देश्य के लिए मतलब जारी किया जा सकता है। तो किसी के लिए भी परम आदेश क्या क्या, जैसे कि हाई कोर्ट के लिए क्या क्या सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है कि भाई हाई कोर्ट आप इस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर जारी कर देता है। तो हाई कोर्ट जो है अपने जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होता है, जो जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम लोग कहते हैं, तो उनको भी क्या कर सकता है, आदेश जारी किया जा सकता है हाई कोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट में हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि ये आदेश में क्या क्या जारी नहीं किया जा सकता है, किस किस को। तो किसी प्राइवेट व्यक्ति को या निजी व्यक्ति या संस्था को आप ये आदेश जारी नहीं कर सकते, क्योंकि निजी व्यक्ति के जो स्वतंत्र है वो स्वतंत्र है अपने हिसाब से कार्य करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में। ठीक है, विभागीय निर्देश को कार्यान्वित करने हेतु जिसके पास सर्वाधिक क्षमता नहीं है ना, जिसके पास वह जिम्मेदारी नहीं है, आप उसको ये कार्य करने के लिए ये आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विभाग, किसी भी विभाग में यदि उसके पास, किसी भी व्यक्ति के पास या किसी भी अधिकारी के पास वो क्षमता यदि नहीं है कार्य करने की, तो आप उनको ये आदेश नहीं दे सकते हैं। कर्तव्य विवेकाधीन न हो कि बाध्यकारी। ठीक है, तो मान लीजिए कि जब किसी अधिकारी के पास जो है वह कोई कानूनन राइट नहीं है, लेकिन उसके विवेक में है ये बात कि वो चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी कोई नियम में, उनके नियमावली में, जो उनको कार्य करने के लिए नियमावली मिलती है, उनके नियमावली में ये शक्ति नहीं, बाध्यकारी नहीं दिया गया है कि आप ही को करना है, तो उसके लिए वो यदि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ उनको जो है नैतिक जिम्मेदारी है कि हम चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं कि आप रिट जारी नहीं किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए। एक संविदात्मक दायित्व के परिवर्तन हेतु, और कोई भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला है तो उसके रिस्पॉन्सिबल के लिए आप जो है उनको एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ जो है सेंसिटिव मामला में वो कोई एक्शन ले और उसका कुछ दुष्परिणाम हो जाए, तो उसके लिए वो जिम्मेदार हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वहाँ पे आप ये रिट जारी नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध भी ये रिट जारी नहीं किया जा सकता है, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी ये रिट जारी नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट हर न्यायालय के हर अधिकारी या जज के खिलाफ जो है जारी कर देंगे, तो उच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस होंगे उनके विरुद्ध ये जारी नहीं किए जाएंगे, बाकियों के विरुद्ध किए जाएंगे। ठीक है, जो सहायक जज होते हैं उनके विरुद्ध किए जाएंगे। तो 79 का उत्तर हो जाएगा सी, दोनों कथन क्या है, सही। ठीक है, आते हैं 80 नंबर पे। 80 में कह रहा है कि विधि के समक्ष समता के संदर्भ में, ठीक है, विधि के समक्ष समता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति को समान कानूनों का पालन करना होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों सही है, प्रत्येक व्यक्ति को समान कानूनों का पालन करना होगा, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा हम कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति की सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच सीमित है। ये दोस्तों गलत कथन है। प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच सीमित नहीं है, अनलिमिटेड है। आप कोई सार्वजनिक स्थान है तो आप प्रत्येक व्यक्ति वहां जा सकते हैं, तो वहाँ पहुँच जो है वो सीमित नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है,
किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये क्या है, सही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें संविधान में हम अधिकार ये कहाँ कहाँ दिया गया है। तो देखिए भारतीय लोकतंत्र में समानता का अधिकार मिला है प्रत्येक व्यक्ति को। अब जो है प्रत्येक व्यक्ति को समान मानता है भारतीय संविधान। इसका अर्थ ये होता है कि आप जाति, लिंग, धर्म या जनजाति, शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर पुरुष या महिला को क्या कर सकते हैं, आप समान मान लीजिए, आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कानून के समक्ष, विधि के समक्ष का मतलब होता है संविधान या कानून के समक्ष जो है हर व्यक्ति समान है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो क्या हो, एक लोअर क्लर्क हो, या फिर एक आम इंसान हो, या इस देश का आखिरी इंसान हो, उसके भी क्या है उतने ही राइट है जितने कि किसी वीवीआईपी का राइट है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति सहित घरेलू श्रमिक तक प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, समान कानूनों को पालन करने का अधिकार होगा, इसीलिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा में कह रहा है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल, भेदभाव, जन्म स्थान, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो तीसरा भी सही है। दूसरा में कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को खेल के मैदानों, होटलों, दुकानों, बाजारों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच प्राप्त है, ठीक है, कहीं ना सभी सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच प्राप्त है। सभी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कुओं, सड़कों, स्नान घाटों का उपयोग कर सकता है। जितने भी सार्वजनिक जगह है उनका उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो उत्तर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। 81 नंबर पे आते हैं। तो 81 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। किसी राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में बात करनी है, तो कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके सहयोग पर, किसके सलाह पर, तो केंद्र सरकार के सलाह पर, यानी कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर, ठीक है। तो और किनका, तो केंद्र सरकार में हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। तो केंद्र सरकार के स्तर पर जो है कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का जो महान न्यायवादी होता है, यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनका क्या होता है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। सरकार इन्हीं लोगों से बनती है। तो राष्ट्रपति कह रहा भारत राज्य का क्या होता है, प्रमुख होता है, ठीक है, विधिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, ठीक। राज्य सरकार की यदि बात करें तो राज्य सरकार के स्तर पर जो है कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, तो राज्यपाल आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे और उनका मंत्रिपरिषद आएंगे, और राज्य की जो महाधिवक्ता होता है यानी कि एडवोकेट जनरल होता है वो आएंगे उसमें, ठीक है। और राज्यपाल जो है और राज्य का विधिक प्रमुख होता है। अब देखिए यहाँ सर्वप्रमुख अंतर यह है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा यानी कि केंद्र सरकार के परामर्श पर, केंद्र सरकार के परामर्श का मतलब है निहित है क्या है, मंत्रिपरिषद, उसके मंत्रिपरिषद का परामर्श, ठीक है, की नियुक्ति पर की जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा किए, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है कि यह सुनिश्चित करता या करती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों और विनियमों के तहत कार्य करे। तो राज्यपाल का कार्य क्या है, राज्यपाल का कार्य है कि राज्य सरकार क्या करे, संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वह इस बात की सूचना राष्ट्रपति को करता रहेगा हमेशा। तो इसी काम के लिए उसको क्या कहता है, राष्ट्रपति के एक एजेंट के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, सही है। तो 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 82 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतत विकास लक्ष्य संबंधित लक्ष्य कह रहा है कि SDG 1 में कह रहा है कि उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण है। तो दोस्तों तो SDG 1 में ये नहीं है, तो गलत है ये स्टेटमेंट। SDG 1 में क्या है, गरीबी उन्मूलन है, ठीक है। SDG 2 में क्या है, भूखमरी से मुक्ति है। उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण क्या है, SDG 3 में है, ठीक है। उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण क्या है, तो ये 3 में है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है SDG मतलब सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय की गई थी कि हमें 21वीं सदी में इस तरीके से तय कर। तो अगले 15 वर्षों के लिए जो है ये SDG गोल तय किए, तो उसमें 17 जो है लक्ष्य तय किया था कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो इन्हीं के आधार पर उनका कुछ नंबरिंग दिया गया है कि किसको किस क्रम में रखा गया है, किस नंबर पे रखा गया है, उसके तहत उनकी इम्पोर्टेंस है, महत्ता है, ठीक है। तो पहला जो सबसे पहला है वो गरीबी उन्मूलन है, जिसको 1 नंबर पे रखा गया है, तो SDG 1 कहते हैं उसको, तो गरीबी उन्मूलन है। तो आप यदि आंसर में लिखना चाहते हैं कि गरीबी उन्मूलन, तो आप लिख सकते हैं, लेकिन वहीं पर आप यदि लिख देते हैं हम SDG 1 को निर्धारित करना चाहते हैं, तो वहाँ आपका स्टैंडर्ड जो है कॉपी का थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसीलिए SDG उसमें जो नंबर के साथ जो है उसको याद करना सही रहेगा। तो 1 में क्या है, गरीबी उन्मूलन है। 2 में भुखमरी से मुक्ति है। 3 में क्या है, उत्तम स्वास्थ्य है, ठीक है। 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। 5 में जो है लैंगिक समानता है। 6 में स्वच्छ जल एवं स्वच्छता है, ठीक है। तो 2 में कह रहा है गरीबी उन्मूलन था, ये भी क्या हो जाए, गलत हो जाए, गरीबी उन्मूलन हमारा 1 में ही है, ठीक है। 5 में कह रहा है लैंगिक समानता है, ठीक है। तो 5 में लैंगिक समानता है, तो ये एक कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें से केवल एक युग्म सही होगा, तो इसका उत्तर तो बी होगा, लेकिन बाकी देख लेते हैं। 7 में वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा है, ठीक है। 8 में क्या है, उचित श्रम और
आर्थिक विकास है। 9 में क्या है, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा है। 10 में क्या है, असमानताओं में कमी है। 11 में क्या है, सतत विकास और समुदाय है। 12 में उत्तरदायीपूर्ण उपभोग और उत्पादन है। ठीक है। 13 में जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही है। 14 में जल के नीचे जीवन है और 15 में भूमि पर जीवन है। ठीक है। 16 में जो है शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्था बनाना है। 17वां लक्ष्य क्या है, लक्ष्यों के लिए साझेदारी है। तो ये जितने लक्ष्य हैं उनके लिए सबकी पार्टिसिपेशन होगी, ये 17वां लक्ष्य है। अब जरा हम लोग देखते हैं 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दोहरा बोझ निम्नलिखित में से किस स्थिति को सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है। तो दोहरा बोझ का मतलब क्या होता है, इसमें कह रहा है कि बताइए। तो कह रहा है कि महिलाएं घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती है। तो ये दोहरा बोझ का एक व्याख्या हो सकता है। तो हाँ, ये व्याख्या हो सकता है दोहरा बोझ का। ठीक है। इसके बाद बी में देख लेते हैं, महिलाओं के कार्य को उचित मान्यता नहीं दी गई है, जिसके परिणाम से उन्होंने स्वयं को अमूल्य और बोझिल महसूस किया। ये गलत कथन है। ठीक है। इसमें कोई दोहरा का मतलब होता है डबल, है ना। तो इसमें कह रहा है कि उचित मान्यता नहीं दी गई, तो ये हमारा दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। स्वयं को अवमूल्यन करना ये दोहरा बोझ नहीं है, ये बोझ से हटना है। ठीक है। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त देखभाल से संबंधित एक महिला द्वारा किए गए कार्य, कह रहा है शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त देखभाल से संबंधित एक महिला द्वारा किए गए कार्य। तो यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, कह रहा है कि शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त। ठीक है। तो महिलाओं द्वारा जो देखभाल किया गया कार्य है, तो मान लीजिए कोई फिजिकली मेहनत कर रही है महिला, देखभाल का ही कार्य कर रही है, तो वो उसके सिंगल कार्य में आ जाएगा, जहाँ पे दोनों एक साथ कोलाइड कर जाएगा। ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो सी भी नहीं होगा। ठीक है। महिलाओं को प्रबंधन में उचित पदों पर पदोन्नत होने से रोकने वाले सामाजिक बातें, ये भी नहीं हो। तो ये दोस्तों दोहरा बोझ जो है ये है कि महिलाओं को घर के भीतर भी कार्य करना होता है और बाहर भी कार्य करना होता है, ताकि घर चल सके, तो उनको एम्प्लॉय करना होता है। तो ये उनके पास क्या है, दोहरा बोझ है। ठीक है। 84 नंबर में देखते हैं, तो निम्नलिखित युग्मों पर कह रहा है विचार कीजिए। आमार जीवन कह रहा है उनका लेखक कौन है, तो रामसुंदरी देवी है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है दोस्तों, वो गलत है। ठीक है। सॉरी सही है। आमार जीवन जो है वो रामसुंदरी देवी लिखी थी। कब, तो रामसुंदरी देवी का जन्म जो है वो 1800 में हुआ था, 1890 तक वो रही। उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने बांग्ला भाषा में क्या लिखी थी, अमर जीवन लिखी थी, अपने नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है। तो कथन एक क्या है, सही सुमेलित है। सुल्ताना का स्वप्न रुकैया सखावत हुसैन लिखे थे। तो ये दोस्तों ये भी सही है। ठीक है। और अमर जीवन जो है वह क्या किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली ज्ञात आत्मकथा है। ठीक है। अभी तक जितने भी आत्मकथा मिले हैं उनमें अमर जीवन जो है वो पहली आत्मकथा है जो किसी भारतीय नारी द्वारा लिखी गई है। जरा हम लोग देखते हैं अब रुकैया सुखावत हुसैन के बारे में। तो इनका जन्म 1880 में हुआ था। तो कह रहा है आमतौर पर बेगम रुकैया के नाम से जानी जाने वाली पूर्वी बंगाल की मुस्लिम लड़कियों के लिए एक प्रमुख बंगाली नारीवादी विचारक और कार्यकर्ता थी। ठीक है। महिलाओं के लिए नारीवादी विचारक और कार्यकर्ता थी। उन्होंने बांग्ला और अंग्रेजी भाषा को सीखने से उन्हें रोक दिया गया था, लेकिन रुकैया ने अपने बड़े भाई और बड़ी बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखा। वह एक लेखिका बन गई। उन्होंने 1905 में सुल्ताना का स्वप्न नामक एक उल्लेखनीय कहानी लिखी थी। ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सुल्ताना का स्वप्न रुकैया सखावत की एक उल्लेखनीय कहानी है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहुत ही प्यारी जो है क्या है, उनकी जीवनी है जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की। वह एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। उनकी आत्मकथा का नाम है जूठन। तो कथन 3 क्या है, सही है। तो सबका सब सही सुमेलित है। 85 नंबर पे आते हैं। तो 85 में कह रहा है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है शक्तियों के पृथक्करण के संदर्भ में। ठीक है। किस पर चर्चा करनी है, शक्तियों के पृथक्करण के संदर्भ में, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है। कह रहा है यह संघ राज्य और स्थानीय सरकार के विषयों को पृथक करता है। ठीक है। संघ राज्य और स्थानीय सरकार इनके विषयों को पृथक करता है, शक्ति का पृथक्करण। तो ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों कि संघ राज्य और स्थानीय सरकार के क्या करती है, शक्ति का पृथक्करण करती है। ठीक है। यदि हम लोग संविधान के अनुसार देखें तो संविधान में क्या है, सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग है। एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। ठीक है। विधायिका हमें क्या देती है, तो निर्वाचित प्रतिनिधि देते हैं। विधायिका निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जिनको हम लोग चुनकर भेजते हैं सरकार में। ठीक है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को कार्यान्वयन एवं शासन संचालन का कार्य करते हैं। तो विधायिका हमारे लिए कानून बनाता है जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं, और कानूनों का कार्यान्वयन करने का जो जिम्मेदारी होती है वो कार्यपालिका के हिस्से में आती है। और देश के न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। संविधान में जो सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग है ना को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है, ताकि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगे
अतः कथन क्या है, एक सही नहीं है। तो पहला कथन में कह रहा है यह संघ, राज्य और स्थानीय सरकार के विषयों को पृथक करता है। तो सॉरी, यहाँ जो है वो क्या है, विषयों को पृथक करता है नहीं, सत्ता के शक्तियों को पृथक करता है। तो ये विषय नहीं, तो सत्ता के शक्ति को पृथक करता है। ठीक है, सरकार के शक्ति को पृथक करता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह सरकार के विभिन्न अंगों के बीच अंकुश और संतुलन बनाए रखती है। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये सरकार के शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर प्रत्येक अंग जो है सरकार के अन्य अंगों पर क्या करता है, अंकुश बनाए रखता है। इस तरह तीनों अंग क्या करता है, सरकार में संतुलित रह पाती है। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 सही नहीं है किंतु 2 सही है, तो डी उत्तर हो जाएगा। 86 में कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अस्पृश्यता, कन्या भ्रूण हत्या, रंग भेद, कम पारिश्रमिक एवं दंडनीय कार्य स्थितियाँ, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, युद्ध एवं मिसाइल हमले। उपरोक्त में कह संरचनात्मक हिंसा, कंस्ट्रक्टिव वायलेंस के रूप में है। तो संरचनात्मक हिंसा के रूप में क्या है इसमें जो बनाया गया है। तो इसमें देखिए अस्पृश्यता, यदि किसी को हम अस्पृश्यता के श्रेणी में रखते हैं, किसी को छुआछूत या निम्न समझते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हिंसा हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये बनाया गया। कन्या भ्रूण हत्या ये भी है। ठीक है, जो लड़की जन्म लेती है उसको भ्रूण में ही क्या कर, जन्म लेने से पहले ही क्या करता है, मार दिया जाता है। तो ये कन्या भ्रूण हत्या जो है ये भी क्या है, कंस्ट्रक्टिव है। रंग भेद, ठीक है, ये अस्पृश्यता के ही समान है। कम पारिश्रमिक एवं दयनीय कार्य स्थितियाँ, तो वहाँ से भी क्या हो सकता है, हिंसा उत्पन्न हो सकती है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, ये भी एक तरह की हिंसा है। युद्ध एवं मिसाइल हमले, तो ये भी कंस्ट्रक्टिव है। तो क्या हो जाएगा, उत्तर डी हो जाएगा। ये सब के सब क्या है, संरचनात्मक हिंसा है। ठीक है, जरा हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है ये संरचनात्मक हिंसा। तो समाज की संरचना में निहित होती है और इसे संरचनात्मक हिंसा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जब हिंसा क्या है, समाज के संरचना में, जो समाज बना है उसी में निहित है। ठीक है, हालांकि यह युद्ध, दंगा, नरसंहार, हत्या और शारीरिक हिंसा के रूप में भिन्न है। ठीक है, तो संरचनात्मक हिंसा के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। अस्पृश्यता हो गया, कन्या भ्रूण हत्या एवं भ्रूण हत्या हो गया, किसी भी रूप में लैंगिक भेदभाव हो गया, नस्लवाद और सांप्रदायिकता हो गया, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद हो गया, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो गया, जातिगत भेदभाव हो गया, कम पारिश्रमिक एवं दयनीय कार्य स्थितियाँ हो गया, पितृसत्तात्मक हो गया, सत्तात्मकता हो गया। इसलिए युद्ध, मिसाइल हमला संरचनात्मक हिंसा का नहीं बल्कि शारीरिक हिंसा का क्या है, एग्जाम्पल है। युद्ध और मिसाइल हमला क्या है, शारीरिक हिंसा का एग्जाम्पल है। तो 5 होगा क्या, सही होगा। ये जो है ये गलत है। ठीक है, युद्ध एवं मिसाइल हमला क्या है, शारीरिक हिंसा का रूप है, संरचनात्मक हिंसा का रूप नहीं है। 87 की यदि बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित सामाजिक संकेतकों पर विचार कीजिए। कह रहा है जीवन प्रत्याशा, वयस्क जनसंख्या की विद्यालय शिक्षा के औसत वर्ष, विद्यालय के प्रवेश की आयु में बच्चों की विद्यालय शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय। कह रहा है इसमें से कितने जो है यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक के घटक हैं। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक के इसमें से कौन कौन घटक हैं, तो वो देख लेते हैं। जीवन प्रत्याशा है, तो बिल्कुल है, जीवन प्रत्याशा है। वयस्क जनसंख्या की विद्यालय शिक्षा के औसत वर्ष, तो ये भी है। बच्चों की विद्यालय शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, तो ये भी है। ठीक है, और इसमें एक है कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय नहीं है। तो ये हो जाएगा। तो केवल 4 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जरा हम लोग एक बार कन्फर्म कर लेते हैं क्या क्या है। तो एक लंबा और स्वस्थ जीवन, तो 3 आयाम है, 3 डायमेंशन है, जिनमें जो है 4 चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो विशेषतः जीवन प्रत्याशा के द्वारा क्या किया जाता है, इसको मापा जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के द्वारा जो है इसको मापा जाता है। शिक्षा तक पहुँच में जो है वह वयस्क की और बच्चों की दोनों आधार पर क्या किया जाता है, माप की जाती है कि कितने वर्ष तक स्कूल में रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है उचित जीवन स्तर के संदर्भ में जो है सकल राष्ट्रीय आय को शामिल किया जाता है प्रति व्यक्ति। तो ये सकल घरेलू नहीं, ये घरेलू नहीं होगा, तो सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय को सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा C 3। ठीक है, अब आते हैं 88 पे। तो 88 में हमारा क्या कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कह रहा है तमिलनाडु था। तो दोस्तों ये सही है, सबसे पहले इस योजना को किसने शुरू किया था, तो तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया था। वर्ष 2021 में इस योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया था, PM पोषण शक्ति निर्माण योजना या PM पोषण कर दिया गया था। तो ये भी दोस्तों सही है, लेकिन 2000 कब नाम बदला गया था इनका, तो 2021 में ही बदला गया था। तो ये सही है। ठीक है, इस योजना के संविधान में गारंटीकृत समानता के विचार को लागू किया गया है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों सही है। इस कार्यक्रम में बच्चों और नियोजित दलित समुदाय के लिए अवसर की समानता को बढ़ावा मिलेगा और गारंटीकृत है ये।
तो ये भी दोस्तों सही है। मध्याह्न योजना के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो जानते ही हैं, उसमें जो मुख्य बातें थी वो इस प्रश्न में हैं, तो ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि ये भी योजना कब चलाई गई थी, तो 2001 में चलाई गई थी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को 6 महीने के भीतर अपने विद्यालयों में यह कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिए थे, तो इसके तहत चलाया गया था। अधिक निर्धन बच्चों ने क्या किया, प्रवेश लेना शुरू कर दिया, इससे विद्यालय में जो है अटेंडेंस बढ़ी। कार्यक्रम में जातिगत पूर्वाग्रह को कम किया गया, क्योंकि सारे जाति के बच्चे जो है एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तो उस समय जो जातिगत पूर्वाग्रह जो है कम हुआ, ठीक है। कई जगहों पर दलितों महिलाओं द्वारा जो खाना पकाने से को क्या किया गया, नियुक्त किया गया, ताकि जो है उनमें क्या हो, टॉलरेंस बढ़े उन लोगों के प्रति। कह रहा है कि मध्याह्न भोजन करीब उन गरीब छात्रों की भूख को कम करने में मदद करता है जो प्रायः स्कूल आते हैं और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका पेट खाली होता है, ठीक है वो दोस्तों। तो खाली पेट में तो दोस्तों पढ़ाई भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती है, तो इसीलिए पेट भरना जरूरी है पढ़ाई के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तीनों कथन सही हैं, तो सी, ठीक है। 89 में देखते कह रहे संविधान का कौन सा भाग यह कहता है कि पोषण स्तर एवं जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा। दोस्तों राज्य का जब कर्तव्य होता है तो वो कहाँ आता है, डीपीएसपी में आता है, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है राज्य के कर्तव्य को दिया गया है, जो एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब राज्य ऐसा करेगा ही, ये बाध्यकारी नहीं है, और न ही न्यायालय के द्वारा बाध्यकारी बनाया जा सकता है डीपीएसपी को। ये राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है कि राज्य को ये कर्तव्य निभाने होंगे, ये कर्तव्य करने होंगे। तो पोषण स्तर पर जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक व्यवस्था में सुधार लाना, ये सब राज्यों का कर्तव्य है, और ये सब डीपीएसपी में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 47 में इस तरह के कथन दिया गया है कि इसके अनुसार जो है पोषण स्तर जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा, ठीक है। राज्य जो है विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रायोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा, मतलब शराबबंदी की तरफ ये जाना चाह रही है, तो उस दौर जो है राज्य को ले जाएगा, तो ये राज्य का कर्तव्य होगा। 90 नंबर में देखते हैं, कह रहे संविधान को देश के मूल विधि के अनुरूप, कह रहा है कि संविधान को देश के मूल विधि के रूप में संदर्भित करते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि संविधान को देश के मूल विधि है, इसके परिप्रेक्ष्य में अब ये दोनों कथनों हैं, तो इन पर विचार करना है। कह रहा है लोगों की बुनियादी राजनीतिक और नैतिक पहचान सुनिश्चित करता है, ठीक है दोस्तों। कह रहे संविधान की जो मूल विधि है यह लोगों की क्या करता है, बुनियादी राजनीतिक और नैतिक पहचान सुनिश्चित करता है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये लोगों की जो बुनियादी जो फंडामेंटल उनकी पॉलिटिकल समझ है और उनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या क्या बनती है, नैतिक पहचान क्या है, किस तरीके से उनको सोचना चाहिए, ये सुनिश्चित करता है हमारा संविधान, एक जीने की वो राह दिखाता है हमारा संविधान, ठीक है। यह कुछ सीमाएं निर्धारित करता है कि कोई सरकार अपने नागरिकों पर क्या अधिरोपित कर सकती है और क्या नहीं, तो ये भी दोस्तों क्या है, सही है कि सरकार को अनलिमिटेड सीमाएं नहीं दी गई है, सरकार के पास भी एक निर्धारित सीमा है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 90 का सी उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन क्या है, सही है, ठीक है। यदि इसमें हम लोग देखें डिटेल में, तो सरकार की शक्ति को कई प्रकार से सीमित किया जाए, जैसे शक्ति को सीमित करने का सबसे आम तरीका कुछ मौलिक अधिकार को क्या कर दिया, बना दिया है, जिसको सरकार नहीं छीन सकती है किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। नागरिकों को जो है मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकती है, इस पर सरकार की शक्ति पर बुनियादी सीमा लगा दी गई है, ठीक है। मौलिक पहचान को व्यक्त करना, संविधान लोगों की मौलिक पहचान को क्या करता है, व्यक्त करता है। एक सामूहिक इकाई के रूप में व्यक्ति मूल संविधान के माध्यम से अस्तित्व में आते हैं। संविधान बनने के पहले हमारी अन्य प्रकार की असमंजसताएँ होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर राजनीतिक पहचान हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। कोई क्या कर सकता है क्या नहीं, इस पर संविधान क्या कर रहा है, आधिकारिक प्रतिबंध लगाता है, या उन मूलभूत नियमों को परिभाषित करता है जिनका हम अतिक्रमण नहीं कर सकते, जिनको हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये संविधान के नैतिक पहचान को भी क्या करता है, बनाता है, ठीक है, व्यक्ति के नैतिक पहचान को भी निर्धारित करता है। 91 नंबर पर देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रावधान भारत के संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निहित हैं। कह रहा बलात् श्रम का निषेध, तो अगर बलात् श्रम का निषेध, ठीक है, तो ये शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार है दोस्तों, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। तो देखते हैं हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत क्या कहलाए, तो संविधान के अनुच्छेद कहाँ से, तो 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार, ठीक है, बेगार यानी कि जबरन श्रम करना तथा अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम जैसे कि देवदासी, वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। अनुच्छेद 24 कहता है कि किसी भी कारखाने, खदान या निर्माण कार्य या रेलवे जैसी अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो अनुच्छेद 24 और 23 हम लोगों ने देख लिया।
समानता का कुछ अधिकार हैं, जैसे अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है कि विधि के समक्ष क्या है, समानता मिला है सबको। इसके बाद विधि का समान संरक्षण मिला है कि हर एक के कानूनन अधिकार जो है उनको संरक्षित किया जाएगा। धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाया गया है। दुकानों, स्नान घाटों, होटलों आदि तक समान पहुंच सबका बनाया गया, सार्वजनिक स्थलों तक, जो हम लोगों ने पहले देखा। और ये अनुच्छेद 17 था। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो स्वतंत्रता का कुछ अधिकार है जो अनुच्छेद 1922 तक में है, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक एकत्रित होना, संघ बनाना, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचरण करना, भारत के किसी भी हिस्से में निर्बाध घूमना और बसना, किसी पेशे का अभ्यास करना अथवा कोई व्यवसाय व्यापार करना, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे के सारे क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित हैं। ठीक है, इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में जीवन का जो अधिकार है, उस जीवन के अधिकार को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया है कि आपको स्वच्छ पर्यावरण मिलना भी आपके स्वतंत्रता का यानी कि जीने के अधिकार का एक हिस्सा है। तो अभियुक्तों और दोषियों का अधिकार भी दिया गया है, जिसमें उसको कुछ अधिकार मिले हैं। ठीक है, अन्य भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है, अस्पृश्यता उन्मूलन ये है। ठीक है, इसके बाद अभियुक्तों और दोषियों के अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया है, अतः कथन ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जरा हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या शामिल है। तो हम लोगों ने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या बलात् श्रम का निषेध किया गया है, ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक, जोखिमपूर्ण स्थानों पर कार्य करना जो है, रोजगार करना जो है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है बच्चों के लिए, तो ये भी क्या है, हमारा सही है। इसके बाद अस्पृश्यता का उल्लंघन, अस्पृश्यता का उल्लंघन ये समानता का अधिकार है कि हर व्यक्ति को क्या है, समान अधिकार मिलेगा। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है, ये समानता के विरुद्ध। अभियुक्तों और दोषियों के अधिकार ये क्या है, स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है प्रत्येक का, तो ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2। 92 की बात करते हैं 92 में। तो 92 में जो हमारा हैकार है राजेंद्र सच्चर समिति की रिपोर्ट, तो सच्चर समिति की रिपोर्ट भी इसको कहते हैं, किस धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय पर केंद्रित है। तो कौन से धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय पर केंद्रित था सच्चर समिति की रिपोर्ट, तो ये था मुस्लिम पे। ठीक है, कह रहा है कि 2005 में यह मानते हुए कि मुस्लिम समुदाय विभिन्न विकास संकेतकों के मामले में पिछड़ रहा है, एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक नीति की जांच की। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशिए पर के जाने पर चर्चा की गई है तथा इससे पता चलता है कि कई सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संकेतकों पर मुस्लिम समुदाय की स्थिति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बराबर है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए रिपोर्ट के अनुसार जो है 7 से 16 वर्ष की आयु के मुस्लिम बच्चों की स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष और सामाजिक धार्मिक समुदाय की तुलना में बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है, अन्य समुदायों की तुलना में कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। इसीलिए क्या हो गया, उत्तर ए आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के संबंध में कह रहा है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह मानवाधिकारों उल्लंघन के किसी भी प्रकरण की स्वतः संज्ञान से अथवा उनके समक्ष प्रस्तुत याचिका पर जांच कर सकता है। ठीक है, तो यह स्वतः संज्ञान लेकर के जांच कर सकता है, तो इसका पहला कथन क्या है, सही है। ठीक है, यह मानवाधिकार उल्लंघन के किसी भी प्रकरण की स्वतः संज्ञान से, ठीक है, या तो स्वतः संज्ञान ले लेगा या उसके समक्ष जो याचिका प्रस्तुत किया जाए उसके आधार पर क्या कर सकती है, वह जांच कर सकती है। तो पहला कथन सही है। इसके बाद दूसरा में कह रहा है कि आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की शक्ति है। आयोग को यह शक्ति दी गई है कि वह अन्य मुकदमा क्या किया जाए, चलाया जा सके। तो ये दूसरा कथन क्या है, गलत है। उनको मुकदमा चलाने की शक्ति नहीं दी गई है। ठीक है, आयोग को मुकदमा चलाने की शक्ति नहीं है, वो सिर्फ क्या कर सकती है, प्रधानमंत्री को कार्रवाई के विरुद्ध मामले की कार्रवाई में इसका हस्तक्षेप प्रभाव। ठीक है, अभियोजन की शक्ति उनको NHRC को नहीं दी गई, यह केवल सिफारिशें कर सकता है और न्यायालय को अपने द्वारा की गई जांच के आधार पर कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश कर सकता है, बाकी सिफारिश नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही है इसमें। 94 में आते हैं तो कह रहा भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद के परामर्श को पुनर्विचार हेतु वापस भेजना राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है। तो कह रहा मंत्रिपरिषद के परामर्श को पुनर्विचार हेतु वापस भेजना राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है, नहीं, विवेकाधिकार नहीं, ये संवैधानिक अधिकार भी है। यदि वो चाहे तो भेज सकते हैं, संविधान में ऐसा है। ठीक है, पर वो उसके विवेक में है ना कि वो फैसला लेगा कि नहीं। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पॉकेट वीटो राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति का एक भाग है, तो ये भी दोस्तों क्या है, सही है। पॉकेट वीटो को ऐसा कुछ होता नहीं है, पर यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी विधेयक को अपने पास रख सकते हैं असीमित समय के लिए, इसीलिए उसी को पॉकेट वीटो कहा जाता है कि वो रख करके भूल गए हैं, तो ये पॉकेट वीटो हो जाएगा। तो दूसरा कथन भी क्या है, सही है। ठीक है, जिसके द्वारा वह संसद द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने से रोक सकता है अथवा अस्वीकृत कर सकता है, तो ये है।
त्रिशंकु संसद की स्थिति में राष्ट्रपति अपने सक्षम नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने में विवेकाधिकार का उपयोग करता है। जी हाँ, यदि कोई किसी दल को बहुमत नहीं मिला है, काफ़ी सारा कोलाइज हो रहा है, तो वो उनमें से जो सबसे ज़्यादा सक्षम नेता है उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति की विवेकाधिकार का शक्ति है। ठीक है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सभी तीनों कथन क्या है इसमें, सही है। ठीक है, 94 का सी उत्तर हो जाएगा। 95 में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट मूल क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। नागरिकों के मध्य विवाद, तो नागरिकों के मध्य विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में विशिष्ट मूल क्षेत्राधिकार, तो ये नहीं है। ठीक है, इसको जो है सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। यदि नागरिकों के मध्य विवाद होता है नागरिकों के बीच, तो आपको पहले लोअर जुडिशरी में जाना होता है। ठीक है, और वहाँ से फिर जो है आपको हायर जुडिशरी में जाना चाहिए। यदि वहाँ आपको नहीं मिलता है तो आप एक एक करके हायर जुडिशरी में जाते हैं, पहले लोअर में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो जरा हम लोग देखते हैं इसमें मामला क्या रहा है। कह रहे क्षेत्राधिकार को एक परिभाषित क्षेत्र के भीतर न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालय को दिया गया एक अधिकार है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार है। जैसे एक तो फंडामेंटल है, ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार है, इसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार है, और इसके बाद सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार जैसे राष्ट्रपति या कोई सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से ले सकती है, तो ये सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार है कि किसी न्यायालय में यदि उनको नहीं मिला है न्याय, या उनको संतुष्ट नहीं है जो मिला न्याय है, उनसे वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील कर सकता है, अपील दायर कर सकता है। तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो जो है किसी भी मामले में संज्ञान ले सकती है, ये उनका मूल क्षेत्राधिकार है। सरकार को या किसी भी अन्य संस्था को वो निर्देश जारी कर सकती है, तो ये उनका मूल क्षेत्राधिकार है। ठीक है, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जो है के पास जो है एक विशेष मूल क्षेत्राधिकार है। जैसे केंद्र या अन्य राज्यों, केंद्र और एक या अधिक राज्य, या केंद्र और एक तरफ कोई भी राज्य और दूसरी तरफ राज्य को अथवा, ठीक है, मतलब 2 स्टेट में विवाद होती है, या किसी केंद्र का किसी भी स्टेट के साथ विवाद होती है, तो उसमें क्या होता है, मूल है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, आप उसमें लोअर जुडिशरी या हाई कोर्ट्स नहीं जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी नागरिक से जुड़ा हुआ विवाद है तो उसको मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। नागरिक से जुड़ा हुआ विवाद क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नागरिक के लिए जो है पहले लोअर कोर्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है उच्च न्यायालय है, फिर सुप्रीम कोर्ट में आप अपीलीय के थ्रू जा सकते हैं, उसमें मूल क्षेत्राधिकार नहीं है आपका। ठीक है, तो मूल क्षेत्राधिकार में ये 2 हो जाएगा, 2 राज्य सरकारों के मध्य विवाद और केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच मध्य विवाद, तो ये होगा। इसके बाद कह रहा है कि नागरिकों का विवाद में लोअर कोर्ट आपको जाना होगा, ये मूल क्षेत्राधिकार नहीं है, ये अपीलीय में आता है। नागरिकों एवं सरकार के मध्य विवाद ये भी अपीलीय में आता है, मूल क्षेत्राधिकार में नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, केवल 2 कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय का यह क्षेत्राधिकार निम्नलिखित तक विस्तारित नहीं है। जैसे कुछ मामलों में नहीं है, जैसे कि मान लीजिए संविधान किसी पूर्व संधि, जो पहले से कोई संधि किया गया है उसका समझौता, और प्रसंविदा, अनुबंध, सनद अथवा समान दस्तावेज से उत्पन्न कोई विवाद है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है। सरकार कोई समझौता करती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अधिकार नहीं है। अंतर्राज्य जल विवाद होता है तो उस पर कोई क्या है, और अंतर्राज्य जल विवाद जो ट्रिब्यूनल होती है उस पर भी कोई सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है। लेकिन 142 के और 132-31 के तहत जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधिकार है कि चाहे तो वो मामले को सुन सकती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 96 पे। कह रहा है जनहित याचिका PIL में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जो PIL जो दायर की जाती है उससे संबंधित कह रहा है व्यक्ति और संगठन दोनों ही सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सही है, व्यक्ति या संगठन जो है दोनों ही सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में क्या कर सकती है, अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, यदि वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब यदि किसी एक व्यक्ति को न लेकर के, यदि पूरे समुदाय या किसी खास क्षेत्र के लिए करके, या इस तरह के कोई सार्वजनिक हित का बात हो, तो कोई भी व्यक्ति उस पर क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में कहीं भी आवेदन दायर कर सकती है। ठीक है, या संगठन भी कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को संबोधित एक टेलीग्राम को जनहित याचिका के रूप में नहीं माना जा सकता। यदि आप टेलीग्राम भेजते हैं तो उसको जनहित याचिका के रूप में माना जाएगा, ये गलत है। यहाँ तक कि आप चिट्ठी भी लिखते हैं तो भी, क्या कहते हैं, ईमेल लिखते हैं तो भी ये जनहित याचिका माने जाएगा। तो ये दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, करें गंगा नदी के प्रदूषण से संबंधित जन चेतना है जनहित याचिका का परिणाम है। तो ये दोस्तों सही है। तीसरा कथन क्या है, सही है।
गंगा नदी में जो एच सी मेहता बनाम भारत संघ का जो एक मामला आया था, जिसमें गंगा जल प्रदूषण के विरुद्ध क्या किया गया था, एक जनहित याचिका दायर की गई थी ताकि गंगा नदी के जल को भविष्य में किसी भी अन्य प्रदूषण से संरक्षित किया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जन याचिका करता है हालांकि नदी तट का मालिक नहीं है, किंतु वह सांविधिक प्रावधानों के लागू करने के लिए न्यायालय में जाने का हकदार है, क्योंकि वह गंगा जल का उपयोग करने वाले लोगों के जीवन की रक्षा करने में उचित रुचि रखने वाला व्यक्ति है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एच सी मेहता बनाम भारत संघ मामला है। तो 2 कथन इसमें से सही है, 1 और 3 सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 97 पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के संदर्भ में डी.के. बसु दिशा निर्देश जारी किया गया है। ठीक है, तो जरा हम लोग देखें वो किससे संबंधित है। तो कह रहा भारत के युद्धबंदियों से संबंधित है, तो नहीं। तो ये सीधे आते हैं इसके उत्तर पर। कह रहा किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के दौरान पुलिस एवं अन्य एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली विशिष्ट प्रक्रियाएं, उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं क्या होगी, इसके संबंध में जो है डी.के. बसु दिशा निर्देश जारी की गई है। उत्तर हो जाएगा इसका डी। इस दिशा निर्देश में दोस्तों क्या क्या शामिल है, तो गिरफ्तारी या जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी को पोशाक पहनना क्या है, उनकी पहचान और नाम पट्टी लगना जो है पद व सटीक रूप से उस पर लिखा होना जरूरी है। ठीक है, सादी वर्दी में कोई किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, न ही उस पर कोई जांच कर सकता है। गिरफ्तारी के समय जो है अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज़ तैयार किया जाएगा और गिरफ्तारी के समय जो है स्थिति का उल्लेख होना आवश्यक है। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह का होना जरूरी है और वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या उससे पूछताछ की जा रही ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार है। ठीक है, जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत के स्थान के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। ठीक है, तो उत्तर विकल्प डी सही है। 98 में कह रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि एफआईआर क्या है, पुलिस बिना एफआईआर के किसी भी अपराध की जांच शुरू कर सकती है। तो दोस्तों ये गलत है, पुलिस जो है बिना एफआईआर के कोई भी जांच शुरू नहीं कर सकती है। एफआईआर का मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, कि पहले आपको एक मोटा मोटी खाका तैयार करना होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, आपको ये दर्ज करना होता है, रिपोर्ट तैयार करनी होती है, फिर आप जो है जाँच शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका जाँच कंप्लीट होने के बाद आप जो है कोर्ट में एक चार्जशीट दायर करते हैं। ठीक है, आरोप पत्र दायर करते हैं कि आप पे आरोप क्या क्या लगाई गई है और क्या क्या आपके अनुसंधान में सही मिला और क्या क्या गलत मिला, ये कोर्ट में आप रिपोर्ट देते हैं, सबूत देते हैं और फिर आधार पर उस पर केस चलता है, ट्रायल चलता है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो कह रहा है कि अपराध की जांच शुरू कर सकते हैं बिना एफआईआर के, तो ये गलत है। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है, बिना एफआईआर के अपराध की जांच नहीं शुरू कर सकती है। कह रहा है इसे संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों तरह के अपराधों में दर्ज किया जा सकता है। जी हाँ, संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों तरह के अपराधों में दर्ज किया जाएगा। संज्ञेय का मतलब होता है कि जो कॉग्निजिबल ऑफेंस है, क्रिमिनल है। ठीक है, असंज्ञेय का मतलब होता है जो सिविलियन है, नागरिक है। तो दोनों तरह के केसों में जो है क्या किया जाएगा, दोनों तरह के ऑफेंस में जो है वह दोनों तरह के अपराध में जो है क्या किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा एफआईआर। तो दूसरा कथन सही है। कह रहा है कि इसमें गवाहों की पहचान का उल्लेख नहीं होता है। तो तीसरा कथन क्या है, सही नहीं है। इसमें गवाहों का जो है पहचान का उल्लेख किया जाता है कि कौन व्यक्ति किस आधार पर जो है आपने एफआईआर लिखा है और किस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, उसके नाम पता भी लिखा होता है। वहाँ उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। ये हो सकता है उसको डिस्क्लोज ना किया जाए, लेकिन वहाँ पे जो है उसका पूरा का पूरा उल्लेख एफआईआर में होता है। ठीक है, सभी आरोपी व्यक्ति और गवाहों की पहचान का भी उल्लेख किया होता है। एफआईआर में शिकायतकर्ता का नाम और पता भी लिखा होता है। तो तीसरा कथन क्या है, सही है। शिकायतकर्ता को एफआईआर की मुफ्त प्रति प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है, बिल्कुल सही है। उसका कानूनी अधिकार है कि आपको एफआईआर की जो है एक कॉपी मिलेगी ही मिलेगी। तो चौथा कथन क्या है, सही है। तो 2, 3 और 4 सही है। तो 3 कथन इसमें सही मिला, तो उत्तर हो जाएगा केवल 3 सी। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ये हमने एक्सप्लेन सही किया था कि गवाहों का उल्लेख नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, उल्लेख होता है तो ये गलत हो जाएगा। केवल 2 कथन क्या होगा, इसका सही होगा। ठीक है, उल्लेख किया जाता है एफआईआर में। अब आते हैं 99 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करना, प्रकरण की जांच करना, भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत करना, राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन करना, उपयुक्त में से कितने कार्य कर रहा है लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। तो लोक अभियोजन अधिकारी क्या होता है, पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। कह रहा है कि न्यायालय में यह लोक अभियोजन अधिकारी वह है, ठीक है, जो राज्य के हितों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व। राज्य की तरफ से जो प्रस्तुत किया जाता है वो लोक अभियोजन अधिकारी होता है।
ठीक है। तो पहला कथन क्या है हमारा सही है, राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करना उसका जो है पहला कथन है। इसके बाद कह रहा है कि प्रकरण की जांच करना, नहीं, जांच करना उसकी भूमिका नहीं है, जांच में उनकी कोई भूमिका नहीं होती, तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ अदालत में प्रस्तुत होते हैं, भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत करना, ये तीसरा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है और राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन कर सकता है, तो ये चौथा कथन भी क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, अभियोजन अधिकार को राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन करना होगा, ये सही है। न्यायपालिका के एक अधिकारी के रूप में वह उसका कर्तव्य है कि निष्पक्षता से कार्य करे और न्यायालय के समक्ष पूर्ण और भौतिक तथ्य, गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत करे ताकि न्यायालय प्रकरण के संदर्भ में निर्णय करने में सक्षम हो सके। ठीक है, जांच में उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। तो इसमें कितने कथन, तो 3 कथन सही हैं। अंतिम प्रश्न पे आते हैं। अंतिम 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विजिलेंस, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो इस पर कह रहा है कि बात कीजिए। तो इसमें देखते कह रहा है कि इसकी स्थापना सरकार द्वारा श्री के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की अनुशंसा पे की गई थी। ठीक है, उसकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, भ्रष्टाचार निवारण समिति, उसके आधार पर कह रहा है कि इसकी क्या की गई थी, तो स्थापना की गई थी उसके अनुशंसा के आधार पर। ठीक है, तो जरा देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि सीबीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी। किसके, तो श्री के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की अनुशंसा पर की गई थी। तो पहला कथन क्या है, सही है हमारा। ठीक है, 2003 में संसद ने सीबीसी को क्या कर दिया, तो सांविधिक दर्जा प्रदान कर दिया और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 लागू किया गया। ठीक है, इसमें कह रहा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया, तो ये गलत है। एक अलग कानून लाया गया इसके लिए, बिल लाया गया जिसका नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। ठीक है, तो ये गलत है। सीबीसी किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, यह एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, जो केवल संसद के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। इससे भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत कुछ श्रेणियों के लिए लोक सेवकों या किए गए अपराधों के अन्वेषण का अधिकार है। मतलब इस कानून के तहत जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है, उस कानून के तहत इसको क्या है कि अधिकारियों के विरुद्ध जो है अन्वेषण जांच करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन उसके द्वारा यह अधिनियम स्थापित नहीं की गई है, उसके द्वारा सीबीसी का स्थापन नहीं किया गया है। उसके लिए अलग से एक बिल लाया गया है जिसका नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। ठीक है, तो सीबीसी की यदि शक्ति का बात करें तो कहाँ कहाँ से ली गई है, तो सीबीसी को शक्ति मिलता है आपको सीबीसी अधिनियम 2003 से, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 से, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से भी कुछ शक्ति मिलता है। ठीक है, इसके तहत इनका स्थापना भी किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने सीबीसी अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 दोनों में क्या कर दिया, संशोधन कर दिया और कुछ परिवर्तन किए, जैसे कि क्या, सीबीआई के अभियोजन निदेशक की नियुक्ति सीबीसी की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, तो सीबीआई का जो निदेशक है सीबीआई का जो डायरेक्टर है, वो उसकी जो नियुक्ति होती है वो सीबीसी की सिफारिश पर ही की जाती है। तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा, सीबीसी की सिफारिश केंद्र द्वारा सीबीआई के अभियोजन निदेशक की नियुक्ति की जाती है। तो 2 कथन क्या है इसमें, सही हो गया। सीबीआई की नियुक्ति को छोड़कर सीबीआई में एसपी और उससे ऊपर के पदों के लिए चयन समिति होती है जिसका अध्यक्ष सीबीसी होता है। ठीक है, और गृह मंत्रालय और कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के सचिवों के साथ अन्य 2 सतर्कता आयोग समिति का सदस्य होता है। ठीक है, एसपी और एसपी के ऊपर के जितने भी पद है सीबीआई में, उनकी जो नियुक्ति होगी वो नियुक्ति में क्या होगा कि सीबीसी उनका अध्यक्ष होता है और गृह मंत्रालय के सचिव एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का जो सचिव होता है वो उसका क्या होता है, अन्य सदस्य दोनों होते हैं। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न में हमारा क्या था, 100 नंबर में 2 कथन सही है। तो दोस्तों हमने सेट नंबर 2, ठीक है, सेट 2 यानी मॉक 2 जो है कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से कि 100 प्रश्न थे और ये 100 प्रश्न पॉलिटी और प्लस जो है करंट का कुछ प्रश्न थे। इसमें करीब 20 प्रश्न जो है करंट का होगा और बाकी 75 से 80 क्वेश्चन क्या होंगे, पॉलिटी से पूछे गए हैं। ठीक है, तो पॉलिटी या राज्य व्यवस्था से पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसको हमने कर लिया। अब मिलते हैं तीसरे सेट में मिलेंगे जो अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे। तो उसमें हम लोग बात करेंगे किसी अन्य विषय के बारे में। जो अभी ये कुछ सेक्शनल टेस्ट चलेंगे, 4-5 सेक्शनल टेस्ट चलेंगे एक एक करके, फिर उसके बाद हम लोग फुल टेस्ट पे आ जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा और आपसे उम्मीद है कि हमारे वीडियो को कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।